नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सरस्वती स्कूल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार पुणे में नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है अपना पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। ये पीयूष ग्रंथि की स्थिति क्या है, कौन से हार्मोन स्रावित करती है, क्या आकार है, इसके अन्य नाम क्या है, बोर्ड में इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीच और नेट और अन्य एग्जाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन पीयूष ग्रंथि स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जनरल जानकारी ले लेते हैं कि इसके बारे में जनरल जानकारी क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पीयूष ग्रंथि कि ये पीयूष ग्रंथि अपनी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये पीयूष ग्रंथि अपनी बॉडी में मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होती है। मस्तिष्क के अंदर सबसे टॉप पर सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। उसी हाइपोथैलेमस के नीचे या उसके तल में एक वंश या एक इनफंडिबुलम, जिसे वंश कह सकते हैं या इनफंडिबुलम कह सकते हैं, उसके द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है। ये जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इसी कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ध्यान रहे, पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है, जो इसके ऊपर होती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अपन हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हेडमास्टर ग्रंथि या अपन कह सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मैं आपको थोड़ा और एक अन्य ग्रंथि के बारे में बता रहा हूं। मास्टर ग्रंथि के अलावा हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, उसे अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथि का सर्वोच्च कमांडर कह सकते हैं, या सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, क्योंकि इस पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसीलिए उसे आप हेडमास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं हाइपोथैलेमस को, और इसे आप मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है या मास्टर ग्रंथि पर भी नियंत्रण रखती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हेड मास्टर ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों का सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसी पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये ग्रंथि आकार में मटर के दाने की तरह होती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी हुई रहती है। तथा इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति में ये ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के तल में स्थित होती है। एक ग्रंथ या इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ग्रंथि वजन में 0.5 ग्राम होती है। आगे इसके उद्भव या उत्पत्ति की बात करते हैं अपन, तो ये ग्रंथि भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। कई बार इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति किससे होती है, तो ध्यान रखिए एक्टोडर्म से होती है, न कि मेसोडर्म या एंडोडर्म से होती है। पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति या उद्भव भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है।
आगे अपन पीयूष ग्रंथि की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि की संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन पीयूष ग्रंथि को दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। पीयूष ग्रंथि के जो आगे वाला भाग होता है उसे अपन एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली कह सकते हैं। अग्रपाली या एंटीरियर लॉब कह सकते हो, अग्रपाली कह सकते हो, एडिनोहाइपोफाइसिस कह सकते हो। दूसरा भाग इसका न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, इस भाग को अपन पश्चपाली या पोस्टीरियर लॉब के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस, पश्चपाली या पोस्टीरियर लॉब कह सकते हो। अग्रभाग को एडिनोहाइपोफाइसिस, अग्रपाली एंटीरियर लॉब कह सकते हो। आगे इसी अग्रपाली के तीन भाग होते हैं, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। पश्चपाली के भी तीन भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, मध्य इमिनेंस तथा पार्स नर्वोसा। ये है आपकी पीयूष ग्रंथि की संरचना। पीयूष ग्रंथि के जो दो प्रमुख भाग होते हैं, सबसे पहला जो भाग होता है एडिनोहाइपोफाइसिस होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग बड़ा होता है, लगभग पीयूष ग्रंथि का 75% भाग एडिनोहाइपोफाइसिस बनाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग इंपॉर्टेंट होता है, इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के वापस तीन भाग होते हैं, जो पहले अपन पीयूष ग्रंथि की स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस वाले भाग से किसी प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है। इसे ये लगभग अपने जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे इनफंडिबुलम होता है, उस इनफंडिबुलम का कुछ हिस्सा पार्स ट्यूबरेलिस का होता है। इसे किसी प्रकार के हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। आगे अपन एडिनोहाइपोफाइसिस के सेकंड पार्ट की बात करें, पार्स इंटरमीडिया, इससे केवल एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसकी डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे भी कौन सा हार्मोन है। पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कुल मिलाकर पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से या एडिनोहाइपोफाइसिस से या अग्रपाली से 7 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसमें से 6 हार्मोन पार्स डिस्टेलिस से स्रावित होता है, 1 हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होता है। ये सातों हार्मोन का क्या रोल होता है, कहां से स्रावित होता है, ये अन्य ग्रंथियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे अपन बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग होता है या पश्चपाली कह सकते हैं। इसके भी वापस 3 भाग होते हैं, पार्स नर्वोसा, मध्य इमिनेंस, पीयूष ग्रंथ। ये कुल पीयूष ग्रंथि का 90% भाग बनाता है। इसके वापस 3 भाग होते हैं। ये छोटा पार्ट होता है, इनसे केवल इन तीनों भाग से केवल 2 हार्मोन का स्राव होता है, जिसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। वृद्धि हार्मोन की कमी से बोनापन रोग हो जाता है। बोनापन के कारण यदि ये बोनापन की स्थिति बच्चों में उत्पन्न हो रही, यानी अगर बच्चों में ये हार्मोन कम स्रावित होता है तो बोनापन की स्थिति तो बन ही जाती है। तो बच्चों में एक और स्थिति बनती है, यदि बच्चे में इस हार्मोन की कमी है तो बच्चे बोने हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, बाज रहते हैं। बाज, नपुंसकबाज की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे अपन मिजेट्स के नाम से जानते हैं। मिजेट्स, यदि यही हार्मोन
वयस्क में कम मात्रा में स्रावित होता है तो उस वक्त भी व्यक्ति कमजोर, नपुंसकता की स्थिति पैदा हो सकती है या जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति को अपन एटिलियोसिस कहते हैं। यानी इस हार्मोन की कमी से बौनापन तो होता ही है, व्यक्ति छोटे रह जाते हैं, बच्चे भी बौने या छोटे रह जाते हैं। वो यदि बच्चे हैं तो उस वक्त ये हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो वो बौने रह जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, बाज हो जाते हैं, तो उस स्थिति को अपन मेजर्स कहते हैं। यदि यही हार्मोन वयस्क होने के बाद कम मात्रा में स्रावित होता है तो वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जनन क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति को अपन एटिलियोसिस कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रभाव इस हार्मोन की कमी का सीमंड रोग। वृद्धि हार्मोन की कमी से सीमंड रोग हो जाता है। सीमंड रोग, ये रोग मतलब वयस्क में इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बुढ़े की तरह दिखाई देने लग जाता है, कमजोर हो जाता है। वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की कमी से वयस्क वृद्ध की तरह या कमजोर दिखाई देने लगता है, उसे अपन नाम से। आगे अपन बात करते हैं इस हार्मोन की अधिकता। यदि इस हार्मोन की अधिकता बाल्यावस्था में होती है, बाल्यावस्था में ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो महाकायिता, कौन सा रोग हो जाता है? महाकायिता, जिसे जिग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। जिग्नेटिज्म कह सकते हो, महाकायिता कह सकते हो। बाल्यावस्था में यदि ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो महाकायिता या जिग्नेटिज्म रोग हो जाता है। इस रोग में जो बच्चे होते हैं आवश्यकता से ज़्यादा लंबे, 7 या 8 फुट लंबे हो जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, दुबले पतले तथा अधिक लंबे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं यदि वृद्धि हार्मोन वयस्क में अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ये स्थिति छोटे बच्चों में होती है, लगभग 20 साल तक की। और ये स्थिति लगभग 20 के बाद, जब 20 या 25 के बाद वृद्धि हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है तो अगतिकायिता रोग या एक्रोमेगली रोग हो जाता है। अगतिकायिता, जिसे आप एक्रोमेगली भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वयस्क की जो भारी अस्थियाँ होती है वो ज़्यादा मोटी हो जाती है। लंबी तो ऑलरेडी पहले से होती है, वो ज़्यादा भारी हो जाती है। और इस रोग का प्रभाव सबसे ज़्यादा मस्तिष्क पर ज़्यादा दिखाई देता है। मस्तिष्क की जो हड्डियाँ थोड़ी मोटी हो जाती है, इसके साथ साथ उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अवश्य होता है। चेहरे की जो लंबी हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा मोटी हो जाती है। कुछ हड्डियाँ चेहरे की बाहर उभर जाती है, इसलिए उसका चेहरा कुरूप हो जाता है। साथ ही जो भारी हड्डियाँ होती है वो भी मोटी हो जाती है, व्यक्ति बेढोल नजर आने लगता है। कुल मिला के उसकी पूरी बॉडी मतलब अस्थि ग्रस्त हो जाती है। उसकी चेहरे की हड्डियाँ कई बार निकल जाती हैं, कई छोटी हो जाती हैं, कई ज़्यादा लंबी हो जाती है। व्यक्ति ज़्यादा लंबा तो होता ही है, उसके साथ ही इसका अधिकतर प्रभाव चेहरे पर दिखाई देने लगता है। आगे अपन दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। इस हार्मोन का नाम है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे आप हिंदी में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन कह सकते हैं या इंग्लिश में आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह सकते हैं। ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी पुट्टिका के निर्माण, यानी पुरुष और स्त्री दोनों में इसका योगदान होता है। पुट्टिका के निर्माण को ये प्रेरित करता है, उसकी अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये हार्मोन
अंडा से पुट्टिका फोलिकल की वृद्धि परिपक्वन पुट्टिका की वृद्धि परिपक्वन को बढ़ाता है तथा ये हार्मोन मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को भी प्रेरित करता है। पुट्टिकाओं से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को भी प्रेरित करता है तथा यह हार्मोन पुरुष में शुक्र जनन नलिका की वृद्धि तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी प्रेरित करता है तथा इसे हार्मोन को गेमिडोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखें, गेमिडोकाइनेटिक गेमिड्स यानी युग्मक, जिसे गेमिड्स कह सकते हैं, गेमिड्स को अपन हिंदी में युग्मक कहते हैं, यानी युग्मक के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। इसीलिए इसे अपन गेमिडोकाइनेटिक नाम देते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या गेमिडोकाइनेटिक हार्मोन, क्योंकि इसने गेमिड्स यानी युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक के निर्माण में सहयोग दिया है, इसी कारण से गेमिडोकाइनेटिक नाम दिया गया है। आगे अपन तीसरे हार्मोन, ध्यान रखें ये सभी हार्मोन अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं। लगभग 7 हार्मोन जो आपको मैंने पहले बता दिया है, 7 हार्मोन उसके बारे में अपन बात करें पहले। जिसका तीसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट में अपन LH कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, या इसे आप कह सकते हो अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम हो गया। अब इस हार्मोन का क्या रोल है? ये हार्मोन पुरुषों में वृषण या जिसे आप टेस्टिस कहते हैं, पुरुषों में वृषण की अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है तथा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए उन्हें उद्दीपित करता है। पुरुषों में वृषण की अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका को प्रेरित कर उनसे एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। नेक्स्ट, मादा या स्त्री की बात करें तो मादा में कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है जिसे अपन पीत पिंड भी कहते हैं, ये कार्पस ल्यूटियम जो अपनी पुट्टिका होती है, पुट्टिका वृद्धि करती जाती है। जब निषेचन क्रिया नहीं होती है तो यही पुट्टिका कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेती है। ये कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करके उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में वृषण की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करके उन्हें एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है तथा मादा में कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित कर उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखें, इन दोनों हार्मोन को पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH या ICSH, इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से अपन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसीलिए नाम दिया गया है, ये दोनों हार्मोन नर व मादा, नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय की वृद्धि विकास के लिए जवाबदार होते हैं। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसीलिए कहते हैं, ये दोनों हार्मोन नर के वृषण यानी टेस्टिस
मादा के अंडा से यानी ओवेरी की वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा गुप्तांगों जनन ग्रंथियों को भी एक्टिव करते हैं, यानी अपने जनन से संबंधित ऑर्गन्स को एक्टिव करने के कारण इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। तो आगे अपन दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। जैसे अपन 3 हार्मोन पहले देख चुके, चौथा हार्मोन जो अपने पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है उसका नाम थायराइड उत्तेजक हार्मोन, या इसे आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। आप इनके शॉर्ट नाम भी ध्यान रखिए, इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। बहुत बार एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हार्मोन्स की। TSH किससे रिलेटेड है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसे आप कह सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन वैसे यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, पीयूष ग्रंथि से यह हार्मोन स्रावित हो रहा है तथा इसका प्रभाव थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है, यानी थायराइड ग्रंथि के वृद्धि व विकास के लिए यह हार्मोन उत्तरदायी होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेट होने, उनकी वृद्धि विकास इत्यादि क्रियाओं, वृद्धि विकास थायराइड ग्रंथि, यानी इसका सीधा प्रभाव थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। हालांकि यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा है तथा स्रावित होने के पश्चात ये ब्लड के माध्यम से थायराइड ग्रंथि तक पहुंचता है, उसकी वृद्धि विकास, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण इत्यादि के लिए जवाबदार होता है। तो इसका नाम थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं अपन, जो अपना 5वां हार्मोन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ध्यान के नाम से ही स्पष्ट, वैसे तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मतलब इस हार्मोन का प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनो यानी एड्रिनल ग्रंथि, कोर्टिकोट्रोपिक यानी कॉर्टेक्स कह सकते हो आप, या अपन हिंदी में जिसे वल्कुट कहते हैं, वल्कुट को अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उन कोशिकाओं की वृद्धि विकास, उनसे हार्मोन स्रावित करने के लिए उन्हें तैयार करता है ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये भी अपने पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होता है और इसका प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि पर होता है, और एड्रिनल ग्रंथि के भी कॉर्टेक्स वाले यानी वल्कुट वाले हिस्से पर इसका प्रभाव होता है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की कोर्टिकोट्रॉफ, और ध्यान रखें आप, कोर्टिकोट्रॉफ कोशिका से स्रावित होता है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की कोर्टिकोट्रॉफ कोशिका से स्रावित होता है। स्रावित होने के पश्चात ये हार्मोन ब्लड के माध्यम से एड्रिनल ग्रंथि तक जाता है और एड्रिनल ग्रंथि पर के कॉर्टेक्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, जो अपना 6वां हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन, शॉर्ट में कह सकते हो आप LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम मेमोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, इसे प्रोलैक्टिन भी कह सकते हैं, प्रोलैक्टिन। तो इस हार्मोन के 3 नाम हो गए, लैक्टोजेनिक, मेमोट्रोपिक, प्रोलैक्टिन। यह हार्मोन स्त्रियों में गर्भावस्था यानी जब प्रेग्नेंट होती है तब
उस स्थिति में स्तनों की वृद्धि व विकास के लिए जवाबदार होता है। गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि व विकास की क्रिया को प्रेरित करता है तथा शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रावित करने की क्रिया को भी प्रेरित करता है। इसीलिए ध्यान रखिए, यहाँ लैक्टोजेनिक शब्द है, यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दूध में और लैक्टोज शर्करा होती है। उसी प्रकार लैक्टोजेनिक शब्द को अपन दुग्धजनक हार्मोन भी आप कह सकते हैं। इसी हार्मोन को लैक्टोजेनिक दुग्धजनक मेमोट्रोपिक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कह सकते हैं। इस हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी अवस्था में स्तनों की वृद्धि विकास की क्रिया को प्रेरित करना और शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रावित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। सातवां हार्मोन, ये जो अभी अपन ने पहले देखे, ये 6 हार्मोन अपने पास ट्यूबेलिस वाले भाग से स्रावित होते हैं। उसके बाद पार्स इंटरमीडिया जो अपने अग्र पाली है उसका मध्य वाला हिस्सा है, उससे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में आप MSH से बता सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये इसे इंटरमीडियन भी कहते हैं। ये पार्स इंटरमीडिया जो एडिनोहाइपोफाइसिस का मध्य भाग है, जिसे अपन पार्स इंटरमीडिया कह रहे थे, इसी का इसका नाम पड़ गया इंटरमीडियन हार्मोन। तो मेलेनोसाइट हार्मोन, इंटरमीडियन एक ही हार्मोन के नाम है। ये हार्मोन क्या करता है, रंगा कोशिकाओं को प्रेरित कर मेलानिन वर्णक रंगा कोशिकाओं को प्रेरित कर मेलानिन वर्णक के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित करता है, जिससे अपनी त्वचा का रंग गहराता है, थोड़ा कालापन बढ़ता है। ये हार्मोन शरीर पर चकत्ते बनने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अपने शरीर पर कई बार चकत्ते, या जिसे अपन तिल कहते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, तिल बन जाते हैं, त्वचा का रंग थोड़ा हल्का काला पड़ जाता है, वो मेलानिन वर्णक के कारण पड़ जाता है। तो मेलानिन वर्णक रंगा सेल से स्रावित होता है। रंगा सेल से स्रावित करने के लिए मेलानोसाइट हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये मेलानोसाइट हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होता है। पार्स इंटरमीडिया भाग पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली का एक पार्ट है। ये सातों हार्मोन अपने एडिनोहाइपोफाइसिस स्रावित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पश्चपाली, जिसे अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्चपाली, पोस्टीरियर लोब कह सकते हो, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन की बात करेंगे। इससे पहले अपन ने एडिनोहाइपोफाइसिस से जो 7 हार्मोन स्रावित हुए उनके बारे में देखा था। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग पश्चपाली है, उसके भी 3 भाग होते हैं। तो उनसे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो सबसे पहला हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इसी को एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, इसे पिटेसिन भी कहते हैं। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिटेसिन। यहां पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, पिटेसिन आगे एक शब्द और आएगा पिटोसिन, ऐसे मिलते जुलते 3 शब्द आए, तो इन पर आप विशेष ध्यान रखें। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक
हार्मोन, पिटेसी, ये तीनों एक ही हार्मोन के नाम है। अब इस हार्मोन का क्या रोल होता है उसकी बात करते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन वृक्क यानी किडनी की नलिकाओं से जल के रीएब्सॉर्प्शन यानी जल के पुनः अवशोषण, वापस ध्यान दें, वृक्क नलिका से यानी किडनी की नलिकाओं से जल के पुनः अवशोषण, रीएब्सॉर्प्शन या जल का पुनः अवशोषण करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस हार्मोन के स्रावन होने से वृक्क नलिका जल का पुनः अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण मूत्र में पानी की मात्रा कम पड़ जाती है, यानी आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज्यादा पानी को अपन मूत्र के रूप में त्याग नहीं सकते हैं इस हार्मोन के कारण। क्योंकि ये हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो वृक्क नलिकाएं जल को वापस ग्रहण कर लेती है, इसी कारण इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। इसी का या शब्द का एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये शब्द इसी के लिए आया है, मूत्र विरोधी हार्मोन, यानी मूत्र के एंटी काम करता है, मूत्र को कम से कम बनाने के लिए जवाबदार होता है। क्योंकि वृक्क नलिकाओं के द्वारा पानी को पुनः जोड़ कर लिया जाता है तो मूत्र का कम निर्माण होता है, इसी कारण इसे मूत्र विरोधी हार्मोन का दर्जा दे दिया गया है कि मूत्र के विपरीत काम करता है, मूत्र को कम से कम बनाने के लिए जवाबदार होता है, यानी वृक्क नलिकाएं जल को पुनः अवशोषण कर लेती है तो मूत्र वैसे ही कम बनता है। साथ ही इस हार्मोन की कमी से मूत्र पतला हो जाता है, ब्लड यानी रक्त गाढ़ा हो जाता है, रक्त गाढ़ा, रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस हार्मोन की कमी हो जाने पर मूत्र पतला हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज जो इससे पहले नेक्स्ट वीडियो के बारे में इस हार्मोन से रिलेटेड अपन ने बात की थी, वो डायबिटीज अलग था। डायबिटीज जिसे अपन मधुमेह कहते हैं, वो रोग अपने इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड था, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता था डायबिटीज या मधुमेह रोग। ये डायबिटीज इंसिपिडस रोग इस वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है, यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखें। तो इस हार्मोन की कमी से मूत्र पतला, रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिसे अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इस डायबिटीज इंसिपिडस में रोगी को मूत्र बार बार आता है, रोगी को मूत्र बार बार जल्दी आने लग जाता है। इस स्थिति को अपन डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस हार्मोन का सीधा प्रभाव अपने मूत्र पर पड़ता है। ये वृक्क नलिकाएं जल का पुनः अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण मूत्र कम मात्रा में बनता है, इसलिए इस हार्मोन को मूत्र विरोधी हार्मोन का दर्जा दे दिया गया है। इस हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है तो मूत्र पतला हो जाता है, ज्यादा मात्रा में बनता है, जिससे व्यक्ति बार बार मूत्र के लिए जाता है, तो उस स्थिति को अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इस स्थिति में बीपी भी आमतौर पर बढ़ जाती है, ये हार्मोन अपने बीपी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये हार्मोन भी न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले भाग से स्थापित होता है, इसे ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन कहते हैं। यहाँ पिटेसिन शब्द है, यहाँ पिटोसिन शब्द है, पिटो ऑक्सीटोसिन। तो इन दोनों शब्दों में आप थोड़ा क्लियर कर लेवे, विशेष ध्यान देवे। ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रमुख रोल ये होता है कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है या शिशु का जब जन्म होता है तो गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन के कारण प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। शिशु जन्म के समय गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा करता है, सर्विक्स यानी गर्भाशय के मुंह को खोलने के लिए उत्तरदायी होता है और खोलने सिकुड़ने के लिए उत्तरदायी भी होता है।
शिशु जन्म के बाद गर्भाशय की स्थिति को पुनः यथावत करने के लिए भी जवाबदार होता है ऑक्सीटोसिन, तथा शिशु जन्म के बाद ये दुग्ध निष्कासन के लिए भी उत्तरदायी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसीलिए इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कह सकते हो क्योंकि बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो स्तन ग्रंथियों को उद्दीपित करता है, जिससे स्तन ग्रंथियां दुग्ध को स्रावित करती है, यानी दुग्ध को बाहर फेंकती है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कभी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखें ऑक्सीटोसिन को सही करें या इसकी जगह पिटोसिन शब्द भी आ सकता है। अब ध्यान रखें इन दोनों हार्मोन को पिटुइट्रीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पिटुइट्रीन, ये दोनों हार्मोन पक्षपाती से सीक्रेट हो रहे हैं, इन दोनों को पिटुइट्रीन कह रहे हैं, और फर्स्ट वाले को वैसोप्रेसिन एडीएच पिटेसिन कह रहे हैं, सेकंड वाले को ऑक्सीटोसिन पिटोसिन कह रहे हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से पिटुइट्रीन कहते हैं क्योंकि ये पिटुइट्री यानी शेष ग्रंथि के से स्रावित होता है, साथ ही उसके पश्च हिस्से यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।